नमस्कार, मैं हूं हरिओम त्यागी। आप देख रहे हैं ऑब्जर्वर की खास पेशकश सुपर 100 के इस एपिसोड में आज हमारे साथ हैं गाज़ियाबाद नगर निगम के नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर IAS ऑफिसर हैं और अपनी ईमानदारी और कार्यकुशलता के लिए जाने जाते हैं। तंवर साहब, गाज़ियाबाद को गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश कहा जाता है जी, और दिल्ली के पास होने से इसकी खासियत या इसकी महत्वता और बढ़ जाती है। तो इसके सौंदर्यकरण के लिए या इसके डेवलपमेंट के लिए क्या क्या योजनाएं आपने बनाई है और किस तरह से उस पर काम किया जा रहा है? देखिए बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने शुरू की हैं पिछले 4 महीने में। जैसा आपने बताया कि ये गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश कहा जाता है, तो जब भी कोई सर्विसेज की बात होती है, नगर निगम चूँकि एक सिविक बॉडी है और सारी सर्विसेज हम ऑफर करते हैं, मेंटेनेंस देखते हैं सिटी का, तो जब सर्विसेज की बात आती है तो हमें कंपेयर किया जाता है दिल्ली NCR के साथ में। तो इस चीज़ को भी हमें फोकस करना होता है कि जो हमारे सर्विसेज के स्टैंडर्ड्स हैं वो दिल्ली से कम ना हो, उससे बेहतर है तो अच्छी बात है। तो इस चीज़ को हमें दिमाग में रखना होता है। इसलिए पिछले दिनों में हम लोगों ने काफ़ी कुछ चीज़ें स्टार्ट की हैं। चूँकि 1 लाइन क्वेश्चन है तो मैं सिर्फ उनको हेडिंग्स में बता सकता हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने ये तय किया है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जब तक निस्तारण नहीं होगा, कूड़े को जब तक हम प्रोसेस करना शुरू नहीं करेंगे, वो किसी न किसी रूप में जगह जगह पड़ा मिलेगा, चाहे वो नाले में हो चाहे सड़क पे हो, तो उससे पूरा शहर जो है गंदा दिखता है। तो एक तो हमने ये शुरू किया है कि अगले 4 महीने में हम 1500 टन कूड़ा जो निकलता है शहर से पर डे, उसको प्रोसेस करने की कैपेसिटी डेवलप करें। आधी कैपेसिटी हमारी जनवरी में शुरू हो जाएगी और बाकी आगे जो है अगले अप्रैल मई तक शुरू हो जाएगी। एक तो ये चीज़ है। दूसरा, शहर में सफाई को लेकर डस्ट फ्री अभियान हमने शुरू किया था, डस्ट फ्री गाजियाबाद। उसमें भी ये था कि अभी तक क्या होता है कि जो डस्ट सड़क पे पड़ा होता है वो लिफ्ट नहीं करता है। जो भी हमारा सफाई कर्मी है वो साफ करता है तो वो वहीं पे रखा रहता है, फिर एक ट्रैफिक मूवमेंट होता है या हवा चलती है तो फिर वो उड़ के वापस नहीं आता है। तो डग वेल फिल वेल वाली बात आती है कि उसमें अल्टीमेट आउटकम कुछ नहीं होता। सबने अपना काम किया होता है लेकिन आउटकम नहीं होता है। तो एक छोटा सा एक इंटरवेंशन किया कि क्यों ना उस डस्ट को लिफ्ट करके एक बैग में अगर हम रखें और बैग में रख के उसमें एक उसका जो ऊपर का मुंह है अगर बंद हो जाए तो वो डस्ट उड़नी बंद हो जाएगी। तो छोटा इंटरवेंशन था। हम लोगों ने कुछ 6,000-7,000 डस्ट बैग मंगाए, कॉटन के बैग थे, रीयूजेबल थे, और उससे हमने ये प्रोसेस करना शुरू किया 2 अक्टूबर से। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि पिछले 2 अक्टूबर से लेके अब तक हम लोगों ने 60,000 से ज़्यादा बैग हमने उठाए और एक बैग में 8 से 10 किलो के आसपास डस्ट होता है ताकि इसको कैरी करने में भी आसानी रहे। तो 500 टन से ज़्यादा डस्ट हम यहाँ पे उठा चुके हैं। ऐसे ही प्लास्टिक भी एक बहुत बड़ा इशू रहता है, तो प्लास्टिक को लेके भी मैंने जो है एक प्रयास किया कि नगर निगम के रूप में कुछ निगम में ऐसी आई, मैंने एक बार अखबार में दिया था कि जो लोकल आर्टिस्ट हैं, लोकल लोग हैं जो भी निगम में काम करना चाहते हैं तो मेरे से आगे मिले। तो वो लोग आए मिलने, तो हमने उनको पैनल किया और प्लास्टिक जो वेस्ट प्लास्टिक निकलता है उससे हम प्रोडक्ट के रूप में कैसे इस्तेमाल करें। तो एक तरफ तो हमारे कूड़े से प्लास्टिक कम हो रही थी और दूसरी तरफ निगम में बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं, जैसे कि आपका टाइल्स हैं, आपका ट्री गार्ड है, डस्टबिन्स हैं। इस प्रकार के सारे इस्तेमाल जो है हम लोग उसी प्रोडक्ट से बना के करते हैं। इसी प्रकार वाटर बॉडीज़ को रिवाइव करने का काम चल रहा है पूरे शहर में। जितने चौराहे हैं, सेंट्रल वर्ग हैं, ग्रीन बेल्ट्स हैं, इनको भी हुए हैं। इनफैक्ट रिसेंटली हमारे पास वेस्ट प्लास्टिक से बना हुआ एशिया का हमने इंस्टॉल किया है। इसके लिए एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में हमारा नाम गया है। तो इस प्रकार की कुछ चीज़ें हम लोग अभी निगम में। तंवर साहब, महामारी से देश का पूरा दुनिया ही इफेक्टेड हुई है, नगर निगम का काम भी इससे इफेक्टेड हुआ होगा, तो थोड़ा सा बताएं कि किस तरह से इफेक्ट किया इसने महामारी नगर निगम के कार्य को? देखिए, निगम का जो काम होता है वो मेंटेनेंस का होता है और मेंटेनेंस एक रेगुलर होने वाला काम होता है। तो कोविड आने के बाद हमारे पास डबल चैलेंज था। एक तरफ हमें कोविड के इम्पैक्ट को कैसे कम करना है, इस पर काम करना था, दूसरी तरफ हमें रेगुलर मेंटेनेंस भी हमें देना था। तो ये हमारे लिए तो डबल एफर्ट हुआ। तो मुझे मुझे खुशी है इस बात की कि जितना हमारे पास रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज, 5,000 से ज़्यादा लोग मेरे पास काम करते हैं। इन लोगों ने इस कोविड में जब सब लोग क्वारंटाइन घरों के अंदर थे, तब मेरी पूरी टीम जो है सैनिटाइज करने के लिए एक गली के घर में वो लोग जाके वहाँ पे साफ कर रहे थे और इसके लिए मैं अपनी पूरी टीम को सैल्यूट करता हूँ। जिससे महामारी का आपने जिक्र किया, तो उससे अभी उभरने के लिए आपने कुछ प्रयास भी किए बताया से, और कुछ क्या इफेक्ट किया, किस तरह के और कार्य आप कर रहे हैं जिससे महामारी का जो इफेक्ट है उसको कंप्लीट किया जा सके या उसको कम किया जा सके? देखिए, एक तो सब लोगों को आदत डालनी पड़ेगी कि सोशल डिस्टेंसिंग की हम लोग बात करते हैं तो हम अवेयरनेस के रूप में, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि हम लोग कैसे अवेयरनेस कर सकते हैं। मेरी कूड़े की गाड़ियाँ हर वार्ड में जाती हैं, तो हमने छोटा सा ये
एक्सपेरिमेंट किया कि जब वो कूड़े के लिए अपनी बात बोलते हैं तो उसी पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम में एक मैसेज हम इसके बारे में भी डाल दें कि कोविड के संबंध में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इससे लोगों के अंदर एक अवेयरनेस आती है। बाकी सैनिटाइज करने का काम और इस तरह का काम तो हम पहले भी कर रहे थे। गाजियाबाद नगर निगम कई बार चर्चाओं में रहता है, उनकी जो संपत्ति है उन पे अवैध कब्जे के लिए, तो उस बारे में कुछ आपने योजनाएं बनाई हैं या उसका कैसे निस्तारण करने की प्लानिंग कर रहे हैं? ये आपने बहुत जो है अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि नगर निगम के पास में बहुत बड़ा लैंड बैंक है और टोटल जब मैं लैंड बैंक की बात करता हूँ तो 828 हेक्टेयर लैंड हमारे पास में निगम के रूप में है। लेकिन चूंकि बहुत सारे जो गांव होते हैं टाइम टू टाइम नगर निगम के क्षेत्र में आते हैं, तो जो LMC की लैंड होती है वो हमारी हो जाती है। लेकिन हमारे पास रेवेन्यू की टीम इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, हमें डिपेंडेंट रहना पड़ता है राजस्व टीम पे। तो जब तक हमें पता ही नहीं होगा कि मेरी लैंड कहाँ कहाँ पे है, तो हम कई बार इग्नोरेंस की वजह से, कई बार कब्जे भी हमारी ज़मीनों पे होते हैं, इसकी वजह से कई बार जो है ह्यूमन सेटलमेंट्स भी बच जाती हैं, मकान बन जाते हैं। तो इस वजह से हमारी ज़मीनों पर कब्जे होते रहे हैं। मुझे लगता है कि जैसे एक प्रयास हम लोगों ने शुरू किया था कि बहुत सिंपल सा तरीका है, आज हम तकनीक की युग में जी रहे हैं, तो एक सैटेलाइट का एक मैप आता है, तो सैटेलाइट का मैप और रेवेन्यू के मैप को अगर हम सुपर इम्पोज कर देते हैं तो वास्तविकता पता लग जाती है कि जो मेरे घाटा संख्या थे, जो खसरे थे हमारे, उनके ऊपर इस टाइम पे मकान बने हैं कि खाली है। तो जिन जिन पे हमें पता लगता है कि खाली है तो उसको हम तुरंत अपने कब्जे में लेने की कार्रवाई कर रहे हैं, और जहाँ पे हमें अतिक्रमण हटाने की जरूरत पड़ रही है अतिक्रमण हटा के जाए। 4 महीने में हम लोगों ने 700 करोड़ से ज़्यादा की ज़मीनें अपने यहाँ से खाली कराई हैं, 45 हेक्टेयर के आसपास ज़मीनें खाली कराई हैं। और लेकिन ये मुझे लगता है कि 10% भी नहीं होगा। पूरे साल हम लोग इस पे काम करेंगे तो कई हज़ार करोड़ की संपत्तियाँ हमें अपने कब्जे में लेनी बाकी है। ओके, अच्छा, जैसे अभी आपने स्वच्छता की बात की पहले कि कूड़ा और निस्तारण, जैसे मैं कहीं पढ़ रहा था तो शायद गाजियाबाद का 351 नंबर आता है स्वच्छता में, अगर पूरे देश के शहरों की बात करें तो उसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं कि आपके रैंकिंग ऊपर आए? क्योंकि नोएडा ने बहुत अच्छा किया, शायद वो दूसरे तीसरे नंबर पर आ गया। नहीं, थोड़ा सा मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा। 2018 में हम उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पे थे और 13 नंबर पे हम पूरे इंडिया में थे। इस बार वो रैंकिंग घट के 13 से 19 नंबर पे आ गई है और हम लोग उत्तर प्रदेश में लखनऊ हमसे आगे निकल गया है। तो 19 से हम लोग ऊपर कैसे आएंगे, मैं रैंक तो कोई क्लेम नहीं कर सकता कि कौन सा नंबर पे हम लोग आएंगे। हर कोई नंबर 1 की बात करता है, लेकिन ये बड़ा ही इम्पॉसिबल होता है कि आप नंबर तय करें, इतने बड़े क्योंकि आप तो बेहतर कर सकते हैं लेकिन आपसे भी बेहतर अगर कोई करेगा, कई बार क्या होता है कि आप बहुत अच्छा करते हैं तब भी आप रैंक नहीं ला पाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि आपने कुछ भी नहीं किया या बाकियों ने बहुत ज़्यादा खराब कर दिया तो आपका अच्छा हो जाता है। तो उस चीज़ पे ना जाते हुए, लेकिन मेरा फोकस ये है कि हम कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करें। मेरे शहर के लोगों को लगने लग जाए कि मैं एक बहुत अच्छे शहर में रहता हूँ, तो मुझे लगता है मेरे लिए नंबर 1 वही है। शहर के अंदर नालियों की और सीवेज की बहुत बड़ी समस्या है, तो सीवर लाइन डालने के लिए जैसे जो बहुत सारी ऐसी कॉलोनियाँ हैं जो निर्माण हो चुकी हैं या इलीगल कह सकते हैं उनको, या कहिए कि बिना पास किए हुए अथॉरिटी की हैं, नगर निगम उनमें भी सीवर लाइन और वगैरह डेवलपमेंट करता है, तो उनकी क्या मतलब कौन सी योजना के अंदर उस तरफ पे काम चल रहा है और कितनी लाइन्स, मतलब क्या टारगेट आपका इस साल के अंदर कि कितनी सीवर लाइन डाल देंगे? सीवर लाइन का काम पहले जो है हम करते थे, लेकिन अभी पूरा का पूरा 1 ऑपरेटर 1 सिटी स्कीम के तहत जो है ये सारा काम एक प्राइवेट एजेंसी में चला गया है। ओके। बबाग कंपनी है हमारे यहाँ पे चेन्नई की जो काम करती है। क्या नाम बताया आपने? बबाग कंपनी, बबाग, WABAG। ओके। तो बबाग कंपनी है जो काम करती है इस टाइम पे। जितने भी इशू जो है उनका एक अलग से कंट्रोल रूम है। अगर मेरी यादाश्त ठीक है तो उसका जो कंट्रोल रूम का नंबर भी 18003137979979 है। कोई भी सीवरेज से संबंधित समस्या होती हैं जो हमारे नागरिक जो इस नंबर पे बात भी करते हैं, वो लोग काफ़ी अच्छी तरीके से अटेंड भी करा रहे हैं, क्योंकि मैंने अक्टूबर महीने में हर दिन जो है जन चौपाल लगाई थी और सारे वार्ड हम लोगों ने कवर किए थे। तो हर जगह पे हमको एक फीडबैक मिला था कि उनका फ़ोन करने पर वो टीम पहुँच रही है और काम भी कर रही है। जहाँ तक नई सीवरेज लाइन डालने की बात है तो अमृत योजना में हमारे कुछ काम चल रहे हैं, 8 जगह पे कुछ काम चल रहे हैं नगर निगम में, तो वो भी हमें कंप्लीट अभी मार्च महीने तक हो जाएंगे। और भी कहाँ जहाँ ज़रूरत होती है, जहाँ पे इलीगल कॉलोनियाँ हैं वहाँ पे निगम काम नहीं करता है, लेकिन अगर कहीं पे कुछ इस तरह के इशू होते हैं कि बीच में कोई इस तरह का सेटलमेंट है, दोनों साइड में ऑफिशियली हम काम कर सकते हैं, तो कई बार उस कंटिन्यूटी में कुछ काम हो जाता है। यदि कोई कॉलोनी डेवलप हो गई है और वो इलीगल है जैसा आप बता रहे हैं और नगर निगम में वो अपना को रजिस्टर कराना चाहता है, तो क्या प्रोसेस है उसका? नहीं, जब तक देखिए वो हैंड ओवर नहीं होता है, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया कि मेंटेनेंस एजेंसी हम लोग,
डेवलपमेंट एजेंसी नहीं है। नहीं, एक तो आपने डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कॉलोनी आपको हैंड ओवर की। एक केस ऐसा हो गया जिससे गाजियाबाद में मुझे लगता है कि आधे से ज़्यादा जो कॉलोनियाँ हैं वो नगर निगम ने ले ली हैं और वो अवैध हैं शायद, ठीक है। तो उनका क्या, किस तरह से निस्तारण करती हैं? सपोज करो एक कॉलोनी बस की उसमें 10,000 या 5,000 या 3,000 लोग उस कॉलोनी के अंदर हैं। अब उनको सुविधा तो सारी चीज़ें होती हैं, नगर निगम उनसे टैक्स भी लेता है, फिर लाइटें सब कुछ व्यवस्था करता है। तो उसका क्या प्रोसेस है? अगर कोई कॉलोनी इस तरह की है और आपको लगता है कि वो मेंटेनेंस चार्ज लेके इनसे या इनसे आप टैक्स वसूल के इनका सुविधा दे सकते हो, तो कोई उसका भी तरीका है या? देखिए, एक बड़ा भ्रम रहता है लोगों के बीच में कि टैक्स, 3 तरह के टैक्स है। मान लो कि एक हाउस टैक्स है, एक आपका वाटर टैक्स है, सीवर टैक्स है। वाटर टैक्स और सीवर टैक्स हम वहाँ से लेते हैं जहाँ पे हम अपनी सेवाएं देते हैं। लेकिन हाउस टैक्स एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे वो मेरी हैंड ओवर नहीं है लेकिन नगर निगम क्षेत्र में आता है, तभी मैं हाउस टैक्स ले सकता हूँ। ठीक है। तो अगर वो नगर निगम क्षेत्र में आता है, चाहे वो जीडीए ने बनाया हो, चाहे वो खुद बनाया हो, चाहे लीगल हो चाहे इलीगल हो, उससे टाइटल डिसाइड नहीं होता है, लेकिन मैं हाउस टैक्स उस पर क्लेम कर सकता हूँ। जहाँ तक हैंडओवर की बात है, अगर अवैध कॉलोनियाँ बनी हैं तो वो शासन नोटिफिकेशन से होता है। अगर वहाँ से होता है तब हम लोग उसको काम करते हैं। तो आप मतलब उसका आप डायरेक्ट आपको कुछ नहीं करे, शासन से वो अप्रूव होगी जो कॉलोनी वो कॉलोनी जो है नोटिफाई होनी जरूरी होती है। तो प्लान में है कि आने वाले इस टाइम में कुछ कॉलोनी आप जो टेक ओवर करने वाले हैं इस तरह की? अभी पिछली बोर्ड बैठक में इंदिरापुरम को लेके बात उठी थी कि इंदिरापुरम को हैंड ओवर किया जाना चाहिए। उस पर हमारे जीडीए के साथ में लगातार मीटिंग्स हो रही हैं और एक बार हम उस पर कंक्लूजन अगर निकलता है कोई तो हम लोग फेस आपके पास ही जा रहा सर, कैमरे में भी थोड़ा देखना है। तो इंदिरापुरम को लेके अभी एक हैंडओवर की बात आई थी बोर्ड में, तो उसमें हमारे पास में एक रिक्वेस्ट लेटर आया है जीडीए की तरफ से और उसी के क्रम में काफ़ी हमारी जो मीटिंग्स हैं वो मीटिंग चल भी रही हैं और जैसे कोई कंक्लूजन होता है तो विधिवत हम लोग इसको एक प्रस्ताव बना के बोर्ड के सामने रखेंगे और नियमानुसार अगर हमें सारी रिक्वायरमेंट्स हमारी पूरी होती हैं तो इंदिरापुरम को नियर फ्यूचर में टेक ओवर करने की बात चल रही है। जब इंदिरापुरम की बात है तो ये आपका और जीडीए का कई सारी चीज़ों को लेके विवाद रहता है, मतलब टेक ओवर करने के लिए कॉलोनी के लिए, तो उसके लिए क्या योजना बनाई है या किस तरह से उस पर आप उनका निस्तारण का प्लानिंग कर रहे हैं? देखिए, जो भी इश्यूज हैं, चाहे सड़क के हैं, चाहे सीवर के हैं, लाइट्स के हैं, पार्क्स के हैं, उसके लिए ही अभी जो मीटिंग्स हो रही है उसमें एक सब कमेटीज बनती हैं और एक बार प्रॉपरली जब चीज़ें ये तय हो जाएँ कि हाँ हैंड ओवर करने की पोजीशन में है, क्योंकि निगम का हमेशा ये फोकस रहता है कि जो चीज़ मेंटेनेंस के लिए हम लोग लें वो डेवलप्ड होनी चाहिए, तभी हम मेंटेन करेंगे। जीडीए की तरफ से ये रहता है कि चूँकि हमने एक बार बना दिया है तो जैसी कंडीशन में है उसको हम दे दें, तो हर किसी का अपना इंटरेस्ट रहता है, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए कि चीज़ें एक बार प्रॉपरली शेप में आ जाएं, उसके बाद उसको हम आराम से मेंटेन कर सकें। गाजियाबाद अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ का सबसे पॉइंटर सिटीज़ में गिना जाता है। जैसे यहाँ पर एलिवेटेड रोड है, शायद उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा कहीं पर नहीं है। मेट्रो सबसे पहले यहाँ पर शुरू हुआ इनका परिचय नोएडा या इसमें पहले हुआ और अब रैपिड रेल ट्रेंजिस जो भी रूट यहीं से जा रहा है। तो गाजियाबाद का विकास, चौतरफा विकास हो रहा है, तो नगर निगम अपनी किस तरह की भूमिका निभा रहा है इसमें, इसको डेवलप पेस देने के लिए डेवलपमेंट? देखिए, जितनी भी चीज़ें डेवलप होंगी उसको मेंटेन हमें करना है। अच्छा, मतलब आखिर में आपके पास ही आने चाहिए। हाँ तंवर साहब, ये बहुत सारी बातें हमने पूछी जनरली इस गाजियाबाद के बारे में। कुछ ऐसी कुछ योजनाएं जिन्हें आप बताना चाहते हो या गाजियाबाद के आने वाले टाइम में मील का पत्थर हो सकते हैं नगर निगम की तरफ से, उसके बारे में कुछ अगर बताना चाहें तो बताएं। देखिए, हम लोग नगर निगम के रूप में अब इस तरफ भी काम कर रहे हैं कि म्युनिसिपल बॉन्ड्स जारी करने की बात चल रही है, तो हम ग्रीन बॉन्ड्स की तरफ जाएंगे और मुझे लगता है कि फरवरी और मार्च महीने तक नगर निगम जो है देश का पहला नगर निगम होगा जहाँ पे ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड्स जारी हुए हैं। अच्छा, ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड और जो जनरल बॉन्ड है दोनों में क्या डिफरेंस है? जो प्रोजेक्ट लिए जाते हैं म्युनिसिपल बॉन्ड्स के मामले में, अगर वो ग्रीन इनिशिएटिव्स हैं या फिर जैसे वाटर कंजर्वेशन है या फिर प्लांटेशन की तरफ है, इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जो उनको हम ग्रीन बॉन्ड्स का नाम दे देते हैं। अच्छा, उनके लिए आप पैसे लेंगे? हमारा जो प्रोजेक्ट है वो STP सीवरेज ट्रीटमेंट वाटर से जो प्लांट से जो पानी निकलता है उस पानी को इंडस्ट्रियल वाटर के रूप में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हमारा प्रोजेक्ट है, तो इसलिए हम इसको ग्रीन बॉन्ड के रूप में प्रमोट कर रहे हैं। एंड ऑन एवरेज एक साल तक कितना बजट होता है नगर निगम का?
ये हर साल वेरी बढ़ता रहता करता होगा। है। इसमें से 2-3 हमारी मद होते हैं। एक होता है जो हमारे टैक्सेशन के रूप में हमें मिलता है, और दूसरा होता है कि जो 14वें वित्त और या राज्य वित्त से पैसा जो मिलता है वो होता है, या कभी अवस्थापना निधि से कोई पैसा मिलता है। तो हर बार वेरी करता है, लेकिन 700-800 करोड़ के आसपास का मिलता है। थोड़ा सा हमने जनरल बातें पूछी आपसे, कुछ हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि क्योंकि हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि एक जो IAS अधिकारी हैं जो इतनी मतलब बहुत ज़्यादा युवा हैं और इतना अच्छा काम कर रहे हैं, गाजियाबाद जैसे महत्वपूर्ण पद पे, नगरत के पद पे आसीन हैं, तो थोड़ा सा अपने जैसे आपने स्कूलिंग कैसे की और हायर एजुकेशन कहाँ से की, थोड़ा उसके बारे में शेयर करें। देखिए, मैं रोहतक ज़िले में एक गांव पड़ता है कानौर। ओके। मैं एक उस गांव से बिलोंग करता हूं। मेरी शुरू की जो एजुकेशन है वो एक सरकारी स्कूल में ही हुई है। मैं 8वीं क्लास तक गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं। उसके बाद मैं भिवानी में एक स्कूल है हरियाणा में ही, वहीं से मैंने पास आउट किया। स्कूलिंग बालभवन स्कूल है। और उसके बाद मैंने 12वीं क्लास करने के बाद मैं बीटेक किया है। आई एम बीटेक इन टेक्सटाइल्स। TIT कॉलेज पड़ता है भिवानी हरियाणा में, वहाँ से मैंने बीटेक किया। उसके बाद 2 साल प्राइवेट सेक्टर में काम भी किया है, और यहीं नोएडा सेक्टर 63 में मैं 2009 से लेकर 11 तक CT या बैरल से एक कंपनी है, वहाँ पे काम करता था। उसके बाद 2 साल के आसपास जो है मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रहा हूँ साउथ ब्लॉक में। तो मैं वहाँ पे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के रूप में मैंने काम किया है। और फिर एग्ज़ाम दिया 2013 में, तो IRTS मिला मुझे। IRTS मिलने के बाद जब मैं तैयारी को अपनी ट्रेनिंग में ही था, तो दोबारा एग्ज़ाम दिया 2014 में। तो फिर मेरे को IAS मिला प्रॉपर, और UP कार्ड अलॉट हुआ, और 2015 बैच अलॉट हुआ। तो उसके बाद से पहली पोस्टिंग मेरी ट्रेनिंग मेरी बहराइच में हुई है। ओके। और SDM में एटा में रहा हूँ। और उसके बाद चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर जो रूरल डेवलपमेंट देखते हैं, वो मैं शाहजहाँपुर में मैंने अपना डिलीवर किया है 1.5 साल का। और उसके बाद मेरी अगली पोस्टिंग गाजियाबाद में यहाँ पे। अच्छा, आप इतने महत्वपूर्ण पद पे आसीन हैं और इतना सारा काम भी रखा, हम भी देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग आते रहते हैं, तो आप और अपने परिवार के बीच में कैसे सामंजस्य बैठाते हैं इस इतनी जिम्मेदारी के साथ में? देखिए, ये तो बात सही है कि बहुत सारा काम रहता है, और इसका सही एग्जांपल यही है कि अब मेरा इंटरव्यू आप रात के 9 बजे के बाद ही कर रहे हैं। और लेकिन यह है कि परिवार को समय भी देना ज़रूरी होता है। जी। तो बीच बीच में जब भी समय मिलता है, कुछ शिकायतें रहती हैं परिवार की तरफ से कि टाइम कम दिया जाता है, लेकिन दोनों ही चीज़ों में बैलेंस करने की आवश्यकता होती है। तो कोशिश ये रहती है कि जब मैं घर पे आ जाता हूँ तो दफ्तर की बात ना करूँ, और जब मैं दफ्तर में होता हूँ तो घर की बात ना करूँ। संडे एक मिलता है तब पूरा परिवार को समय देने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार संडे भी वर्किंग होता है। संडे वर्किंग है जी। अच्छा, इसके साथ ही जैसे आप एथलेटिक या किसी स्पोर्ट या कोई और दूसरी हॉबीज़ वगैरह हो, उसके लिए टाइम है आपकी और उनके लिए टाइम निकाल पाते हैं या नहीं? देखिए, हॉबी चीज़ ही ऐसी होती है जिसके लिए आपको टाइम निकालना चाहिए। जी जी। मैं स्पोर्ट्स में क्रिकेट खेलता हूँ। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान का हर बच्चा क्रिकेट खेलता है, मैं भी खेलता हूँ। जहाँ तक हॉबी की बात है तो मेरी हॉबी जो है राइटिंग है। ओके। और मैं पोइट्री करता हूँ, और पोइट्री करके ही मैं अपना टाइम पास, और एक ऐसी हॉबी है जिसके लिए मुझे अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो तो भी आप लिख सकते हैं। अगर आप कहीं पे फ्लाइट में भी अगर जा रहे हो या गाड़ी में भी जा रहे हो तो आराम से आप लिख सकते हो। कुछ ऐसा है जो आप दर्शकों के साथ सुना सकते हैं, कुछ ऐसा है 2-4 लाइन जो भी हो? नहीं, मेरा जोनर जो है वो मोस्टली मैं प्यार मोहब्बत पे लिखता हूँ। ये तो वो तो कोई बात नहीं सर, वो तो क्योंकि पोएट्री हुई या नज़्म हुई, वो जनरली उनका मतलब ये होता है कि वो उस पे लिखी जाती हैं, लव पे लिखी जाती हैं या दुख पे लिखी जाती हैं जी। वीर रस पे भी लिख जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जोनर इसी में होता है। तो कुछ भी आप 2 लाइन कहीं पे थोड़ा सुना सकते हैं, बता सकते हैं? मैं एक पोइट्री मेरी है, मैंने लिखा था कि ठीक नहीं है। मैं वो शेयर करना चाहूँगा कि तेरी सोबत मेरे दिल का सुकून है, तेरा यूँ उठ कर जाना ठीक नहीं। माना हंसी हो, सबसे जुदा हो, पर इतना तकब्बुर भी ठीक नहीं। दास्तां दरियाओं की होती तो बात अलग थी, मैं तो समंदर हूँ और फिर प्यास समंदर की बुझ जाएगी ठीक नहीं। वाह, क्या बात है। ये हमारे दर्शक ज़रूर पसंद करेंगे, क्योंकि एक इतना मतलब शेड्यूल टाइट होने के बाद में और सब कुछ होने के बाद भी अगर आप अपनी हॉबीज़ के लिए टाइम निकाल पाते हैं तो ये अच्छी बात है। इसके अलावा कोई एक चीज़ ऐसी है बताइए आप जिससे बहुत ज़्यादा मतलब आप इरिटेट होते हैं या जिससे नफरत करते हैं? मुझे लगता है कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, मोबाइल फ़ोन एक ऐसी चीज़ हो गई आज की डेट में जिससे नफरत तो नहीं कर सकते, कह रहा हूँ कमजोरी हो वो सकती है। मजबूरी है रखना उसको। हाँ। लेकिन जो सामने वाला जो आदमी व्यक्ति फ़ोन करता है उसको तो लगता है कि मैं पहला फ़ोन कर रहा हूँ, लेकिन हमारे पास में बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही होती हैं, तो फ़ोन बहुत बचता है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आप इस तरफ
टेक्स्ट पे ज़्यादा मैं बिलीव करता हूँ। टेक्स्ट में फ़ायदा ये होता है कि जब भी मैं फ्री होऊंगा या मैं देख पाऊंगा तो मैं उसको रिवर्ट कर सकता हूँ। ठीक है। और कोई आपकी ऐसी स्ट्रेंथ जो आप समझते हो कि आपकी सफलता के पीछे रही है? मुझे लगता है कि हार्ड वर्क एक ऐसा चीज़ है जो हमेशा करिए, और जो भी आप काम करें बिल्कुल शिद्दत से करिए, ऑनेस्टी से करिए, और जिस संस्था में आप रहें उस संस्था के लिए लॉयल रहिए। बस आखिरी क्वेश्चन और लेना चाहूँगा आपसे। आप ये बताइए कि कोई यदि अधिकारी बनना चाहता है, IAS ऑफिसर बनना चाहता है, तो उसके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, मेरा ये मानना है कि अधिकारी बनने के लिए अधिकारी कुछ भी हो सकता है, चाहे वो IAS ऑफिसर हो। IAS ऑफिसर का एग्जाम तो नहीं होता, सिविल सर्विस का होता है। और चाहे वो आप फौज में जाए, चाहे आप बिजनेस करें, सबसे पहले अपने बेसिक्स को ठीक करने की आवश्यकता होती है। बेसिक्स में जो भी आपने टेक्स्ट बुक्स पढ़ी हैं, उन टेक्स्ट बुक्स को आप ठीक से पढ़िए, केवल रट्टा मारने के लिए या एग्ज़ाम पास करने के लिए मत पढ़िए। उससे लर्निंग क्या हुई है, मुझे लगता है कि लिटरेसी, एजुकेशन और लर्निंग तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो लर्निंग के ऊपर फोकस करिए, लिटरेसी पे केवल बिलीव मत करिए। और तीसरा, न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हमारे आसपास क्या हो रहा है देश दुनिया में, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप जानेंगे नहीं, तब तक आप एक सही ना अधिकारी बन पाएंगे, ना इंसान बन पाएंगे। धन्यवाद तंवर साहब, आपने हमारे सभी सवालों का मतलब अच्छी तरह से जवाब दिया, और हमारे दर्शकों को ज़रूर पसंद आएंगे आपके जो ये जवाब थे। और उम्मीद है कि हम फिर जल्दी दोबारा मिलेंगे इस किसी एक प्रोग्राम के साथ में। थैंक